गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 वितान पाठ 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे। इसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 अजमेर राजस्थान में हुआ था। मनोहर जोशी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक थे। मनोहर जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 अजमेर में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 मार्च 2006 नई दिल्ली में हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों जैसे बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नामक पुस्तक की रचना की है। दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के भी वे संपादक रहे हैं। अब आइए पाठ का सारांश देखते हैं। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीच वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार करने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसीलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीन को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। आप यहाँ देखिए कि इनका ध्यान जो है घड़ी पर है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजीपूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिलती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेंजे स्कूल में सीखी थी। इसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर के कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए। इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्ढा की आवाज़ से वे जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड
on 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर बाबू खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। फिर भी इन सब बातों को अंग्रेजी के चोंचले बताते हैं, किंतु चड्ढा उनकी चाय मट्ठी व लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर जी 10 रुपये का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइन लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपया और देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर बाबू जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशन दा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थीं। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार नहीं है और वे यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशन दा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संख्या में नौकरी पर लग गया है। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ लगता है, क्योंकि यह कंपनी शुरू से ही 1,500 रुपये प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कारों में आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव में वह मॉडर्न बन गई हैं। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर बाबू ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती हैं तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती हैं। यशोधर उन्हें शाल, लेयल, बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करें तमाशे कहकर उसके विरोध का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किशन दा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। यशोधर जी ने सोचा कि किशन दा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए, क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशन दा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को उनका कारण भी पता नहीं। वे किशन दा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशन दा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं।
रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता था। बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उनके अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा ही बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया, आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ पता नहीं था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुंचे। वहां एक तख्ती पर लिखा था YD पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थीं जहां लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटे को बरामदे में खड़ा देखा तो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स व बगैर बांह का टॉप पहने हुई थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर बाबू चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर ने शर्मिली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों ने यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं तथा विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए।
फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किशनदा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलापते रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे? मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा है। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।